और दूसरी जो लेयर है दैट इज गैलियम अर्मीनियम आर्सेनिक। ठीक है, सो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। छोटा बन गया। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉक्स भी नहीं बन रहा प्रॉपर। तो ऐसा एक आपके पास बॉक्स है जिसमें हमारे पास 4 लेयर हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज पी टाइप गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक। जो दूसरा लेयर है दैट इज पी टाइप गैलियम आर्सेनिक ओनली। ठीक है, फिर जो थर्ड लेयर है दैट इज एन टाइप गैलियम आर्सेनिक, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक। और जो लास्ट है दैट इज अगेन एन टाइप गैलियम आर्सेनिक। ठीक है, तो ऐसे करके 4 लेयर हैं जिसमें 2 लेयर्स जो हैं वो गैलियम आर्सेनिक की हैं और 2 लेयर्स जो हैं दैट इज फॉर दी गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक। और दोनों जो आपके मटेरियल्स हैं उसमें एक पी टाइप भी हैं और एन टाइप भी हैं। और इसमें ये जो सैंडविच्ड लेयर है जो दो गैलियम आर्सेनिक के बीच में हमने सैंडविच की हुई है, तो ये वाला जो लेयर है, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। दिस लेयर इज यूज्ड फॉर द एक्टिव रीजन। ठीक है, ये जो है ये आपका लेजर एक्शन कर रहा है। सो जैसे पहले हमने बात किया था कि उसके ऊपर आपने मेटल कांटेक्ट बनाना है, तो 2 साइड पे एक आप वायर लगा दोगे जिसके थ्रू करंट जो है वो पास करेगा। एंड देन उसके इधर वाली साइड पे आपने 50% रिफ्लेक्टिंग कर लिया और दूसरा साइड जो है वो पॉलिश्ड सरफेस बना लिया, सो दैट कि आपका जो लाइट है वो प्रोपेगेट होती जाए, अंदर ही घूमती रहे, बाहर कम निकले। ठीक है, और एक बात इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो गैलियम आर्सेनिक जहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो इस रीजन में लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और इसके आसपास जो दोनों आपके जो मटेरियल है दैट इज गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक। सो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि अब हमारा जो एक्टिव रीजन है वो बड़ा वेल डिफाइन है, क्योंकि उसके आसपास दोनों डिफरेंट टाइप के मटेरियल है। तो हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपका लेजर एक्शन होना है। ठीक, जो कि जो होमोजीनियस था वहां पे ये चीज जो था, होमो जंक्शन जो था उसमें ये चीज फिजिबल नहीं था। दूसरा हमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जो गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गैलियम आर्सेनिक के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत डिफरेंट है। तो इस वजह से जो लाइट है वो गैलियम आर्सेनिक से इधर गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक की तरफ नहीं जा सकती। ठीक है, सो इस वजह से क्या हो गया कि हमारा जो लॉस हो रहा था लाइट का वो लॉस भी कम हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो यहां से आपके पास जो लेजर आउटपुट है वो निकलती रहेगी। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल अगेन सेम है इसमें कि जी आपका जो पी टाइप मटेरियल, इसको आप फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे। फॉरवर्ड बाइसिंग करने से क्या होगा कि जो आपके एन और पी, जो एन साइड है वहां पे कंडक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जो पी साइड है वहां पे वेलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स आ जाएंगे। ठीक है, सो उससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि आपका एक पॉपुलेशन इन्वर्शन वाला एक रीजन बन गया। ठीक है, एक तो ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो वेलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का है, क्योंकि अब यहाँ पे एक से ज्यादा पी एन जंक्शन बने हुए हैं, तो इस वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ पे अब वेलेंस बैंड में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फिल हुए हुए हैं और ये जो जगह है दिस इज एम्प्टी, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे होल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक, सो अब क्या होगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर रीजन देखोगे
जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैलियम आर्सेनिक वाला जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और लो एनर्जी स्टेट पे होल्स पड़े हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाते हैं और एक पहले लाइट एक फोटोन निकलेगा। अब ये जो फोटोन है ये रिपीटेडली एक्टिव मीडियम के थ्रू पास हो के हमारे पास जो लाइट होगी उसकी मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास जो लेजर लाइट है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब एक बात और है कि यहाँ पे क्योंकि जो गैलियम आर्सेनिक का रीजन है वो बहुत स्मॉल रखा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन्वर्शन करनी है या लेजर एक्शन करना है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड करंट चाहिए वो काफी कम होता है, ठीक है। और बाकी आपने ऑलमोस्ट सारा कुछ प्रीवियस जो किया है होमो जंक्शन वाला उसी का है। तो होमो जंक्शन से इसकी एडवांटेजेस क्या है कि एक तो इसकी क्योंकि अब करंट की वैल्यू जो है वो कम है चाहिए एज कंपेयर टू दी अदर केस, सो हमारे पास क्या है एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसमें, एक हाई एफिशिएंसी हो गया। दूसरा इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है उसका लॉस कम हो रहा है, ठीक, क्योंकि मटेरियल जो है उसमें डिफरेंट वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस वजह से लाइट जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं जा पा रही, तो इस वजह से जो आपका लाइट का लॉस हो रहा था वो कम रहता है, ठीक है। सो ये जो है ये आपका टोटल जो हिट्रो जंक्शन हो गया। हिट्रो जंक्शन का बेसिक आइडिया सेम है जो होमो जंक्शन है, सिर्फ उसमें क्या है कि हमने क्योंकि हमारा जो मटेरियल था वो कन्फाइन नहीं हो रहा था, ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सा मटेरियल एक्टिव है रीजन है, तो अब हमने क्या किया कि दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स के अंदर उसको सैंडविच कर दिया। और सैंडविच करने से क्या हुआ कि हमें ये पता लगना शुरू हो गया कि कौन सा मटेरियल जो है वो लेजर एक्शन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चे? हेलो, हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था तो मुझे लगा शायद आवाज कहीं रुक ना गई हो। ठीक है बच्चे, तो ये आपका सेमीकंडक्टर लेजर हुआ है। तो इसके साथ हमारा जो लेजर वाला जो भी पार्ट हमने पढ़ना था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड यूनिट के जो स्टार्टिंग वाले दो टॉपिक हैं, एक है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव एमिशंस और दूसरा है कि द मटेरियल्स इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो वो दो टॉपिक जो है वो हम लोग आज करेंगे। अभी तक अगर लेजर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है गुड। सो अब हम लोग चलते हैं जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूनिट 3 का, दैट इज रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव मिशन, ठीक है। सो एमिशन जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने कहीं एक हायर एनर्जी स्टेट पे कोई इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स एक्साइट हुए हुए हैं और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो जो लाइट एमिट कर जो एमिशन हो रही है एनर्जी की, अगर वो लाइट की टर्म में हो रही है तो हम लोग उसको रेडिएटिव एमिशन बोलते हैं, और अगर लाइट की फॉर्म में नहीं हो रही तब हम लोग उसको नॉन रेडिएटिव एमिशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि रेडिएटिव एमिशन का मतलब क्या है और नॉन रेडिएटिव एमिशन का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि रेडिएटिव एमिशन क्यों होती है और नॉन रेडिएटिव एमिशन क्यों होती है। सो रेडिएटिव एमिशन में अगर आपको स्टार्टिंग से याद हो या कल भी हमने शायद थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि हमने एक ई के डायग्राम बनाए थे कि ये आपका एक वेलेंस सॉरी कंडक्शन बैंड हो गया, ये वेलेंस बैंड हो गया, तो दिस इज ई, दिस इज के, दिस इज वेल कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वेलेंस बैंड, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हुआ था
कि हमने जो बैंड्स थे उनके पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू के जो है उससे हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। और एक हमारे पास सिस्टम था जिसमें क्या था कि दिस इज एनर्जी, दिस इज के, तो ये जो है ये वैलेंस बैंड हो गया, ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नाम दिए थे इनको बताइए। हम्म, बताइए क्या नाम दिया था इसको। क्या हो गया, आज रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा कोई। थक गए हो सुबह वाली क्लासेस की वजह से। बच्चे ये वाला जो बैंड गैप था इसको हम लोग बोलते थे डायरेक्ट बैंड गैप। सर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, फिर पहले क्यों नहीं बोले। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट बैंड में क्या हो रहा है, जो लोएस्ट ऑफ कंडक्शन बैंड था और हाईएस्ट ऑफ वैलेंस बैंड था, ये दोनों सेम के पे लाई करते थे। तो अब क्या हो रहा था कि यहाँ से जब इधर जंप हो रहा है तो आपके पास जो लाइट थी वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी दैट वाज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा अब ये जो है इसमें क्या था कि अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है क्योंकि E2 माइनस E1 किया और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एच न्यू फॉर्म में चली गई। ठीक है, दैट मीन्स कि एनर्जी कंजर्वेशन है। और चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा के तो जीरो ही है इसमें क्योंकि मोमेंटम तो चेंज ही नहीं हुआ इस पर्टिकुलर केस में। और हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें दो पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहला क्या है कि उसकी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए और दूसरा क्या है उसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, सो जब डायरेक्ट बैंड गैप में हम लोग होते हैं तो उसमें हमारे दोनों जो है एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये फिजिबल ट्रांजिशन है और इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करता है तो इट रिजल्ट इनटू द एमिशन ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया है ना। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है, अब अगर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा के जो होगा दैट विल बी नॉन जीरो, कोई ना कोई चेंज आएगा हमारे मोमेंटम वैल्यू में। अब जो मोमेंटम वैल्यू में चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी सॉरी जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी कंजर्वेशन जो है वो होल्ड नहीं कर रही। सो इस वजह से ये जो ट्रांजिशन है ये फिजिबल नहीं है। तो अब क्या होता है कि अगर ये ट्रांजिशन फिजिबल नहीं होती लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गया है, ठीक है, सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट फिजिबल। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, अपना मोमेंटम जो है, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे फोनॉन्स भी वो जो है एटम्स पड़े हैं ना, जो मेटल के एटम है जिसके अंदर ये लाई कर रहा है, तो वहां पे अब क्या होगा कि ये मेटल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और मेटल के जो एटम है उनके साथ इंटरेक्ट करने से क्या होगा कि ये अपना मोमेंटम जो है वो लूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और मोमेंटम लूज करते करते ये क्या हो रहा है, मोमेंटम के साथ एनर्जी भी लूज हो रही है। और वो जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है फिर कि वो जो आपका एटम था उनके एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जो एटम की एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारा जो टेम्परेचर होता है डिवाइस का। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे ये कोलाइड कर रहा है ये कोलिजन के साथ धीरे धीरे एनर्जी और मोमेंटम लॉस करते हुए इस लाइन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। एंड देन उसके बाद जब ये इस लाइन पे आ जाता है तो ये यहाँ से इधर तक ट्रांजिशन कर देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो एनर्जी लॉस हो रहा है दैट इज occurring because of the collisions of electron with the atoms, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में चली जाती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास थी वो एनर्जी जो है वो उसका थर्मल हीटिंग पर्पस के लिए यूज हो गया और हमारा जो एमिशन होनी थी, जो लाइट निकलनी थी या रेडिएशन निकलनी थी, वो रेडिएशन नहीं निकली। सो इस वजह से हमें समझ में आ गया कि जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं उसमें क्या हो रहा है कि मोमेंटम कंजर्वेशन ना होने की वजह से वो ट्रांजिशन जो है वो
वैसे फॉरबिडन है, लेकिन क्योंकि फिर उसमें हीटिंग होने की वजह, सॉरी हीटिंग नहीं, कोलिजन्स होने की वजह से वो क्या करता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की हुई है वो सिस्टम में सप्लाई कर देता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, वो हीट में चला जाता है, ना कि रेडिएशन में जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया कि जो डायरेक्ट बैंड गैप है उसमें रेडिएटिव एमिशन होगा, और जो इनडायरेक्ट बैंड गैप होगा उसमें नॉन रेडिएटिव एमिशन होगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो भी तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया। अब देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक था दैट वाज के मटेरियल्स फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करना चाहते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे हम लोग लाइट को यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट और टू ट्रांसफॉर्म सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, तो जहां पे ऑप्टो इन्वॉल्व है तो क्लियर सी बात है कि वहां पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जहां से लाइट एमिशन की जा सकती हो। ठीक है, और लाइट एमिशन जो है वो कहाँ पे की जा रही है, जो डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल हैं। जो इनडायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल है वहां पे लाइट जो है वो एमिशन नहीं हो सकती। सो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो आपका क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट बैंड गैप वाला मटेरियल है जिसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर लाई करते हैं, तो उन पर्टिकुलर मटेरियल में जाके हमारा बैंड गैप, उस पर्टिकुलर मटेरियल में जाके हमारी ये जो एमिशन है ये फिजिबल है, और बाकी सभी जो मटेरियल्स हैं वहां पे एमिशन जो है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, सो हमारे सर हाँ जी सर ये मतलब सर ड्रॉबैक्स ऑफ जंक्शन के बाद पढ़ा रही है। बच्चे ये डिफरेंट टॉपिक है। ड्रॉबैक ऑफ हेट्रोजंक्शन, ड्रॉबैक ऑफ हेट्रोजंक्शन नहीं, ड्रॉबैक ऑफ होमोजंक्शन पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर हमने हेट्रोजंक्शन पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आप लेट ज्वाइन किया है। सर यस सर, अभी 11:30 में ज्वाइन किया था सर। फिर वही ना, उससे बाद हमने हेट्रोजंक्शन डायोड्स पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर का शुरू वाला पार्ट देख लेना इसमें अभी थोड़ी देर में। सर ये अभी अभी जो पढ़ा रही है कौन सा टॉपिक है सर? बच्चे ये अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव एमिशंस का। ठीक है, कि जब ठीक है आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करते हो तो जो एनर्जी है वो लाइट रेडिएशन की फॉर्म में एमिट भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर केस में, किसी पर्टिकुलर केस में नहीं भी होती। तो वहां पे हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो डायरेक्ट बैंड गैप वाले मटेरियल्स हैं जिसमें क्या है कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर लाई करते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन, और जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। सो ये जो ट्रांजिशन है दिस इज एन अलाउड ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें मोमेंटम भी कंजर्व है और एनर्जी भी कंजर्व है। दूसरी साइड पे जो आपका इंटरेक्ट था उसमें क्या था कि अब इसमें अगर यहाँ से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ट्रांजिशन होगी तो जो डेल्टा के है दैट विल बी अ नॉन जीरो नंबर, है ना। तो नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं है। सो मोमेंटम कंजर्व ना होने से क्या हो जाता है कि हम लोग ये जो ट्रांजिशन है वो फिजिबल नहीं है। सो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन जो है दिस इज नॉट अलाउड ट्रांजिशन। तो फिर इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या करता है कि वो जो वहां पे एटम्स पड़े हैं हुए हैं हमारे पास मेटल में, उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब जब वो एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो क्या करता है, अपना मोमेंटम और एनर्जी जो है वो एटम्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, मोमेंटम एंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो धीरे धीरे इधर को आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब वो
डेल्टा के उसका सेम हो जाता है जो वैलेंस का, तब वो जंप करके वैलेंस बैंड में चला जाता है। लेकिन इस टोटल प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, ठीक है। जो आपका मटेरियल था, जो कंडक्टर था, इंसुलेटर था, उसको हीट करने में चला गया ये सारा जो एनर्जी है। तो इस वजह से हम लोग ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ठीक है, या नॉन रेडिएटिव एमिशन। सो डायरेक्ट बैंड गैप में रेडिएटिव एमिशन होता है और इनडायरेक्ट बैंड गैप में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट था या नेक्स्ट टॉपिक था वो था कि मटेरियल्स ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेस्ट, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल जो है वो हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दैट इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील कर रहे हैं यूजिंग सम लाइट, ठीक है, तभी वो ऑप्टो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इकट्ठा हुआ ना। तो अब क्लियर सी बात है कि हमें लाइट या रेडिएशन की जरूरत है। अब लाइट जो है वो किस मटेरियल्स में एमिट हो रही है, दैट इज डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स। सो हमें इतना क्लैरिटी हो गई कि जो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होंगे उसी को हम लोग यूज करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फैब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसकी जो एग्जांपल होती है, जो नॉर्मल हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, वो मोस्टली जो है दे आर इनडायरेक्ट बैंड गैप। सो इस वजह से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जो है वो यूज नहीं होते। सो डायरेक्ट बैंड गैप वाले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें के कंपाउंड सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है कि एक ग्रुप 3 और एक ग्रुप 5 वाले दो एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं और एक सेमीकंडक्टर कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा गैलियम आर्सेनिक था, तो गैलियम आर्सेनिक में जो गैलियम है दैट इज ग्रुप 3 एलिमेंट और जो आर्सेनिक है दैट इज ग्रुप 5 एलिमेंट, ठीक है। सो ये जो है ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे होके एक कंपाउंड बना दिया जो कि एक सेमीकंडक्टर है, और इस सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है और इसका जो बैंड गैप है दैट इज फॉलोइंग द डायरेक्ट बैंड गैप स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डायरेक्ट बैंड गैप को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जब आप हायर लेवल से लोअर लेवल पे ट्रांजिशन करोगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, ठीक है। सो ये जो है ये आपका मटेरियल्स हो गए जो कि हम लोगों को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अभी इसमें? कोई क्वेश्चन नहीं है? आज क्या हो गया, बड़े लो रिस्पॉन्स है आप सब लोगों का। हेलो, कैसे वो अभी बताना एग्जांपल्स, हाँ जी, कैसे वो एग्जांपल्स बताना, दोबारा बोलिए, मुझे आवाज क्लियर नहीं थी बच्चे। सर इसमें वो एग्जांपल्स भी बताना। इसमें और एग्जांपल्स बताना, अच्छा एक मिनट रुको, मैं अपने नोट्स निकाल लूँ जरा। अच्छा हाँ, वो हो सकता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनिक, ठीक है। इसमें भी दो एलिमेंट ग्रुप 3 के हो गए, एक एलिमेंट ग्रुप 5 का हो गया। देन इसके अलावा इंडियम एंड फास्फोर्स, ये जो है ये भी एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर देता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज इन दिस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट बैंड गैप वाले हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। या ऐसी और एग्जांपल्स हम लोग सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेनली यही होते हैं। गैलियम फास्फोर्स हो सकता है, ठीक है। सो मेन आइडिया क्या है कि हमने
एक जो एटम लेना है वो ग्रुप 3 से लेना है, और एक एटम जो लेना है दैट इज ग्रुप 5 से, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना है, तभी आपके पास जो सेमीकंडक्टर कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। और एग्जांपल्स तो नहीं है मेरे पास अभी, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर। A 10 milliwatt laser has a beam diameter of 1.6 meter. What is the intensity of light assuming that it is uniform across the beam? ठीक है जी। सो हमारे पास एक पावर गिवन है और एक आपको डायामीटर दिया हुआ है किसी लेजर स्पॉट का, ठीक है। सो एक लेजर का सर्कुलर स्पॉट है, तो इसका आपको ये डायामीटर जो है ये गिवन है विच इज 1.6 मीटर्स, नहीं हुआ यार, मिलीमीटर्स होगा, सॉरी या, ठीक है, मिलीमीटर्स। और हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसमें इंटेंसिटी क्या गिवन है कि इट इज यूनिफॉर्म, मींस क्या है कि जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे है उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे। नॉर्मली हमें पता है कि इंटेंसिटी जो लेजर लाइट की होती है वो सेंटर पे ज्यादा होती है और साइड पे जाते जाते कम हो जाती है। अगर आपको वो जो हमने डाइवर्जेंस वाला एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे याद होगा ना, ऐसे करके प्लॉट आता था आपका, याद है ये डायग्राम? नहीं याद? यस सर। ठीक है, तो अब इसने बोल दिया कि आप ऐसी डिस्कशन में मत जाइए, आपने ये अज्यूम कर लीजिए कि इंटेंसिटी जो है वो थ्रू आउट एक कांस्टेंट है, ठीक है। कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े होके इसमें देख रहे हो तो आपकी जो इंटेंसिटी है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? पावर से, यूजिंग द एरिया। सो ये क्या होगा? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ऑफ बीम डिवाइड बाय द एरिया ऑफ बीम, ठीक है। सो पावर ऑफ बीम गिवन है, कितना हो गया? 10 मिलीवाट। सो 10 इंटू 10⁻³ वॉट्स। और जो एरिया है वो हम लोग डायमीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के लिए? पाई पाई आर, आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई पाई आर स्क्वायर 3.14 हो गया। आर कितना है? डायमीटर 1.6 दिया हुआ है, तो उसका जो रेडियस है दैट विल बी mm. सो रेडियस इज इक्वल टू 0.8, 0.8। ठीक है। सो अब 0.8 mm, लेकिन हमें मिलीमीटर्स को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज -3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखो कितनी आई इंटेंसिटी।
सर हाँ जी, सर 3.98 इंटू 10 का पावर 3। 3.98 into 10 raised to power 3, that's it। दोबारा से चेक करो यार, यस ठीक आंसर नहीं है, सर यही होगा सर। दोबारा से चेक कर लो बच्चे, ठीक नहीं है आंसर, मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ सॉरी सर, वो 8 का स्क्वायर लिखने भूल गया था। सर 4976.1। 4976.1 4976.1 यूनिट्स क्या है ये बता दीजिए। सर वॉट। और कुछ? वॉट पर मीटर। सर वॉट पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर सही है बच्चे। और यूनिट साथ में लिखने होते हैं, अदरवाइज नहीं, उसके मार्क्स से कट जाएंगे। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है पढ़ो उसको। हमारे पास कोई लेजर है जिसकी डाइवर्जेंस हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है कि आपके पास स्पॉट डायामीटर गिवन है 6 mm एंड 4 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। सो अब हमारे पास जो D1 है दैट इज से 4 mm, D2 जो है दैट इज 6 mm, और जो लेंथ है वो कितना हो गया, L1 इक्वल टू 1 मीटर और L2 इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है जी। डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या था, न्यूमेरिक प्रैक्टिकल किया था, बताइए क्या फॉर्मूला यूज किया था। सर D2 माइनस D1 हाँ जी, अपॉन सर फॉर्मूला था यही तो L2 माइनस L1। L2 minus L1। L2 माइनस L1, ठीक है। बुक वाले ने एक बाय 2 किया हुआ है, वो गलत है, उसको भूल जाना, ठीक है। सो ये आप ओके सर। फॉर्मूला आ गया, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल दो। सर 2। और कुछ? केला टू नहीं आएगा बच्चे, उसके आगे सर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 -3, ठीक है। देन यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर बाय मीटर। या तो को सेंटीमीटर मीटर करना है। डाइवर्जेंस होता क्या है ये बताओ, ये डाइवर्जेंस था ना। सर यस सर। डाइवर्जेंस एंगल होता है ना, यस सर। एंगल का यूनिट्स क्या होते हैं, डिग्री। डिग्री, रेडियन डिग्री। रेडियन सर। रेडियन डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 मिली रेडियंस इसका डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। समझ में आया, बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है इसमें। कोई और क्वेश्चन हुआ अभी तक के लिए? कोई क्वेश्चन नहीं है आज?